नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज में हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कसने जा रहा शिकंजा। बड़ी खबर, ईरान ने बनाई पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। हॉर्मुज को ईरान और ओमान मिलकर करेंगे कंट्रोल। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल मंजूर नहीं, ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कसने जा रहा शिकंजा। ईरान ने बनाई पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। बड़ी खबर इस वक्त की, हॉर्मुज को ईरान और ओमान मिलकर करेंगे कंट्रोल, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कसने जा रहा शिकंजा। ईरान ने बनाई पर्सियन गल्फ नाम की एक ट्रीटी करने जा रहा है। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल मंजूर नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हॉर्मुज को ईरान और ओमान मिलकर करेंगे कंट्रोल। ईरान ने बनाई पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। ग्राफिक्स जल्दी से एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, खबर को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कसने जा रहा शिकंजा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। ईरान ने बनाई पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। हॉर्मुज में सर्विस टैक्स वसूलने की तैयारी, यहां से गुजरने पर देना होगा ईरान को टोल। तेल पर ईरान की रणनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएगी अगर यहां पर ईरान का कंट्रोल हो जाता है, इसको समझना होगा। तेल पर ईरान की रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी क्योंकि यहां से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है और ईरान चाहेगा जिसका तेल बाहर जाएगा, ईरान नहीं चाहेगा उसका तेल बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए टेंशन खाड़ी के देशों की भी और उन देशों की भी जो यहां से तेल मंगवाते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर इससे प्रेशर बनेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था दुनिया की डामाडोल होगी। अपनी सुरक्षा और सैन्य ताकत यहां पर ईरान जब से ये जंग शुरू हुई है दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि हॉर्मुज पे सिर्फ हमारा ही कंट्रोल है, दुनिया जो मर्जी बोले। ईरान के खिलाफ यूएन में 135 देश एक साथ आ चुके हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। बहरीन ने प्रस्ताव रखा था और 135 देशों का उसको समर्थन मिला हुआ है। चलिए इसी खबर के साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमोडोर DS सोडी सर ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह, विदेश मामलों के जानकार भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया सर। कमोडोर DS सोडी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, ओमान, ईरान चाह रहे हैं कि हम यहां पर सर्विस टैक्स वसूलें, लेकिन दूसरी तरफ अगर यूएनएससी की बात करें तो वहां पर भी 135 देश बहरीन के उस प्रस्ताव के समर्थक। तो तीसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि यह मंजूर नहीं हो सकता, फ्री नेविगेशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जारी रहेगा। कैसे हम ईरान की इस मांग को देखें और क्या इसका असर दुनिया पर, एशिया पर पड़ेगा सर? राजेश जी, देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है तो ईरान ने ये बिल्कुल बता दिया है और कह दिया है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ओमान भी उसके साथ मिलता है और ये अभी कह रहे हैं कि ओमान और ईरान दोनों मिलकर इसका जो कंट्रोल है इस पे काबू कर रखेंगे अपना। जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो उसमें देखिए जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक हुए थे अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से, तो ईरान के पास जो एक स्ट्रेटेजिक एक्सिस था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था और ईरान ने उसको यूज़ किया है। ईरान ने इसको ब्लॉक करके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी जो शिप्स की मूवमेंट है उसको अलाउ किया है। अमेरिका, इसराइल और उनके जो अलाइज है उनकी कंट्रीज के जो शिप्स हैं उनको कहा है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। अब देखिए, इस युद्ध में ईरान के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन है वो भी काफ़ी खराब हुई है, जी, क्योंकि जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया उससे जो तेल ईरान से आता था वो भी बंद हो गया था। तो ईरान ने जो डिसीजन लिया है कि वो यहाँ पे जो भी शिप पास करेंगे उनसे वो टोल लेंगे
वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उसको आगे करना है। लेकिन इसमें ये देखना है क्योंकि इसके वजह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो क्या ये लागू हो पाएगा? अभी जिस आप बात कर रहे हैं पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की, ये वाकई में इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज, जैसे भी आपने बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी कोई 135 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कम्प्लेक्स इशू बना हुआ है अभी तक। अमेरिका ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री जो पैसेज वो होना चाहिए एज पर अनक्लॉज। लेकिन कर्नल ईरान माफ अपना करिए कमोडोर डीएस जोर सॉरी देना सर, चाहता मैं है। ये बीच में टोक रहा हूं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है कि अमेरिका का कोई बहुत ज्यादा तेल यहां से जाता नहीं है और अमेरिका के सहयोगियों का तेल यहां से जाता है, लेकिन जो खरीदार हैं उसमें ज्यादातर एशिया के वो देश हैं या फिर कुछ नेटो के यूरोप के देश हैं। अमेरिका कह रहा है लेकिन जिनका तेल जाता है वो सब चुप है। देखिए राजेश जी, अगर आप स्टेटमेंट्स देखें जो अमेरिका से आ रही थी, जी तो अमेरिका पहले तो कह रहा था कि उनको ईरान के तेल से कुछ लेना देना है नहीं। बाद में ये स्टेटमेंट भी आई थी कि वो ईरान का जो तेल है उसके ऊपर कंट्रोल भी करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट्स अमेरिका से वेरी करती जा रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान की तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको इस तेल की ज़रूरत है, वो उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। और ये कंसर्न जो है ये काफ़ी कंट्रीज ने रेज करके रखा है, भारत ने भी ये कंसर्न रेज करके रखा है कि जो ऑयल फ्लो है यहाँ से हॉर्मुज से, उसका फ्री पैसेज होना चाहिए। जी लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें यही हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा समय समय लगेगा, क्योंकि जो ये सीज फायर हुआ है अभी उसके बाद डिस्कशंस आगे बढ़ी नहीं है। जो डिमांड अमेरिका ने रखी है वो ईरान को मंजूर नहीं है, जो ईरान ने रखी है वो वो अमेरिका अमेरिका को को मंजूर मंजूर नहीं नहीं है। है। ठीक है, मैं लौटता हूं सर आपके हो पास, मैं सकता है बैक डोर। पॉइंट जी इज क्लियर, जी। मैं फिर आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं, लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, क्या ईरान ने दुखती रग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस प्रकार से दबा दिया है कि ना अमेरिका यहां से निकल पा रहा है ना यहां पर रुक पा रहा है? कैसे हम देखें, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर इस वक्त हम कहें तो दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। हमारे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आके कह चुके हैं कि बचत करिए, तेल की बचत करिए, और भारत नहीं यूरोप के देशों में भी, यूरोप के देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी वो खुद आकर कह रहे हैं कि तेल को बचाइए। क्या वाकई में एक बड़ा प्रेशर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बना दिया है? अमेरिका मिलिट्री एक्शन कर नहीं पा रहा है और समझौते के लिए ईरान तैयार नहीं हो रहा है। कैसे आप ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, इसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करते हुए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, जी उसी प्रकार से तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों को धता बताते हुए अब ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का वेपनाइजेशन कर रहा है। ईरान दबाव बनाना चाहता है कि जो भी समझौता हो उसपे उसको अब झुकना ना पड़े, क्योंकि उसको पहले ही उसका शीर्ष नेतृत्व जो है उसको अमेरिका ने मार गिराया, उसको काफी आर्थिक रूप से अमेरिका ने क्षति पहुंचाई। जहां तक वैश्विक समुदाय का प्रश्न है, तमाम देशों का प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये संघर्ष, ये तनाव जितना ही लंबा खिंचेगा उतनी ही जो है और संकट की, आर्थिक रूप से संकट, ऊर्जा संकट से उत्पन्न तमाम जो आर्थिक परिस्थिति है वो और ज्यादा जटिल और गंभीर होती जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये युद्ध किसी भी पक्ष में समाप्त हो जाए वो बेहतर है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। क्योंकि अगर ये जितना भी सीज फायर निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन अगर ये सीज फायर इसी तरीके से खिंचा रहा कि सारे गतिरोध जो है वो बने हुए हैं, जी जो तेल का संकट, जो गैस का संकट है वो एकदम वैसे ही बना हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई समझौता हो जाता है तब तो बेहतर रहता है, लेकिन ईरान ये साफ कर दिया है कि अब हम निश्चित रूप से यहाँ पे जो भी आप कहें कि जो भी शिप्स जाएंगे उनसे उस टोल पे देंगे। हम टैक्स करेंगे और उससे जो है लेकिन चिंता तो इस बात की भी है डॉक्टर महेंद्र जी की सिर्फ तेल पे टोल टैक्स की बात नहीं कर रहा है। ईरान कह रहा है कि जो अंडर वाटर केबल्स जा रही हैं, इंटरनेट की फाइबर केबल्स हैं, हम उस पर भी जो है सर्विस चार्ज वसूलेंगे।
तो एक नए लेवल पे जो है इस जंग को जो आर्थिक जंग के तौर पे लेके जाया जा रहा है ईरान की तरफ से। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। सर जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़ा बयान दिया है। चीन को लेकर ट्रंप के दावों को उन्होंने गलत करार दिया। ईरान को हथियार देने की कोई बात नहीं। चीन ईरान रिश्तों को लेकर अफवाह फैला रहे ट्रंप, वांग यी ने कहा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, वांग यी का बड़ा बयान। चीन ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। हथियार रोक समझौते से इनकार, क्योंकि ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि चाइना के साथ मेरी डील हो गई है, चाइना अब ईरान को हथियार नहीं दे रहा है। लेकिन विदेश मंत्री खुद अब सामने आया और कहा कि ऐसा कोई समझौता अमेरिका के साथ नहीं हुआ है। अमेरिका चीन बयान से तनाव बढ़ सकता है। ईरान मुद्दे पर वैश्विक नजरें टिकी हुई हैं। ईरान को हथियार नहीं देने की कोई बात नहीं हुई। वांग यी ईरान के चाइना के विदेश मंत्री ये खुद अब आके क्लियर कर रहे हैं। चीन ईरान रिश्तों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। ये वांग यी ने बिग स्टेटमेंट दी है। एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। कमोडोर DS सोडी सर, ट्रंप साहब तो कह रहे थे कि चाइना के साथ, शी जिनपिंग के साथ मेरी बातचीत हो गई है और आने वाले वक्त में चाइना कोई भी हथियार जो है ईरान को नहीं देगा। लेकिन वांग यी खुद विदेश मंत्री आके कह रहे हैं कि ये तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं हमारे खिलाफ। ट्रंप को हम कैसे देख सकते हैं? हर 12 घंटे या 8 घंटे के बाद उनके जो बयान हैं वो बदल जाते हैं, कैसे हम देखें? और अब खुद देश आकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। राजेश जी, देखिए, जहाँ तक यूएस का सवाल है, मिस्टर ट्रम्प का सवाल है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जो ट्रम्प ने कोई स्टेटमेंट दी हो और उसके बाद जो बाकी कंट्रीज हैं उसको उन्होंने नेगेट किया हो। ये आप देखिए, जब ये मीटिंग हुई थी ट्रम्प की और चाइनीज प्रेसिडेंट की, तो उसके बाद ट्रम्प साहब ने कहा था कि उनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और जो चाइना है उनका स्टैंड भी एक वैसा ही है जैसा जी अमेरिका का है। हालांकि इसकी पुष्टि चाइना ने बिल्कुल नहीं की थी। जहां तक ईरान को डिफेंस इक्विपमेंट देने का सवाल है, तो ये अब देखिए, चाइना ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। जी और जो उनका रिलेशनशिप ईरान के साथ है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रम्प साहब हैं वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो हर हथकंडे को अपना रहे हैं जिससे कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि ईरान के ऊपर जो है दबाव बनाया जाए। लेकिन ईरान जो है वो बिल्कुल डिटरमिन्ड है और उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बना के रखी है। और वो मेरे को लगता नहीं है कि ट्रम्प साहब की किसी बात के अंडर आके कोई समझौता करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर महेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चाइना को ही लेकर मैं थोड़ा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आना, डोनाल्ड ट्रंप का वापस जाना, पुतिन का वहाँ पहुँचना, पुतिन का जाना, और आज खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ भी जल्दी ही बीजिंग पधार सकते हैं। वो भी तैयारियां कर चुके हैं अपने दौरे की। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है और चाइना कहीं ना कहीं ये एहसास अमेरिका को कराने में कामयाब हो चुका है और दुनिया को कि नहीं, अब हम जो हैं उगता हुआ सूरज हैं, अमेरिका अब डूबता हुआ सूरज है? यही कारण है कि हम दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों को देख रहे हैं। उसमें हम थोड़ा पहले जाएं तो हम देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस के भी प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पहुंचे थे चाइना में। क्या मैसेज दिया जा रहा है सर बीजिंग की तरफ से? नहीं, देखिए, बहुत साफ है। बीजिंग ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि अब जो बदली हुई वैश्विक व्यवस्था है उसमें चीन एक महत्वपूर्ण महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और सभी देशों को ये अंदाज है कि ये संघर्ष जो है बिना चीन के मध्यस्थता के, चाहे वो परोक्ष रूप से हो, पीछे से हो या सामने से हो, बिना उसके संघर्ष रुकने वाला नहीं। क्योंकि पाकिस्तान भी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की भी जो भूमिका है वो चीन के उसकी नजदीकी है, उसकी वजह से पाकिस्तान की भूमिका और उसको महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत साफ है कि चीन निश्चित रूप से अभी आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखें या अन्य किसी दृष्टि से देखें तो चीन, सैन्य दृष्टि से देखें तो चीन उत्तर अमेरिका से अभी भी पीछे है। लेकिन अगर हम जिस प्रकार से अमेरिका का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति आप कहें कि
उनके बयान विश्वसनीय नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो जो अमेरिका की छवि है पूरे विश्व में, वो निश्चित रूप से जो एक महाशक्ति की छवि थी, खासकर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी, उसमें जो एक महाशक्ति की छवि थी, उसमें व्यापक बदलाव आया है और मुझे लगता है कमी आई है। तो जी। ऐसे में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उभरती जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में चीन अपने आप को पूरे विश्व समुदाय के समक्ष बस यहीं प्रस्तुत से कर मेरा रहा एक है सवाल और शुरू कुछ हो हद जाता तक है। प्रस्तुत ठीक है करने महेंद्र जी, में महेंद्र वो जी, महेंद्र सफल रहा है। जी, ठीक है, यहीं से मेरा एक सवाल और जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए। मैंने अक्सर कहता हूं कि भारत में कहावत है कि बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ जब पैदा नहीं होते, बरगद छोटे पेड़ों को खा जाता है। एशिया के अंदर चीन का उभार भारत और दूसरे पड़ोसियों के लिए अच्छा रहेगा या नुकसानदायक? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारत के लिए एक चिंता का विषय है और भारत खुद अपने आप को एक एशिया की शक्ति के रूप में स्थापित करता है और बार बार जो है सभी वैश्विक मंचों पे अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। ऐसे में अगर चीन की जो स्थिति है वो भारत के लिए अत्यंत जटिल और विकट है, क्योंकि जिस प्रकार से वो भारत को तमाम उसके बावजूद जी। सब सीमा विवाद पे उलझाए रखता है। लेकिन आज अगर हम सैन्य दृष्टि से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें तो चीन कहीं ज्यादा भारत से सक्षम है और ये भारत की जो पड़ोस नीति है या भारत की जो विदेश नीति है, उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से चीन के साथ निपटा जाए। क्योंकि ठीक है। अभी तक अमेरिका एक पक्ष था और भारत ने कोशिश की कि संतुलन बैठाने की, चाहे वो क्वाड में शामिल होके, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप के अधीन जो एकदम से तमाम बदलाव आए, चाहे टैरिफ से संबंधित उनकी घोषणाएं रही या जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो है ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो घोषणाएं रही, तो ये तमाम बातें दिखाता है कि अब अमेरिका उस प्रकार से एक विश्वसनीय सहयोगी और के रूप में ये नहीं है स्टेटमेंट सिर्फ जो भारत को लेकर 2000 लेकर आप नहीं कहें थी। कि जी। डॉक्टर महेंद्र जी, नेटो को भी कुछ इसी प्रकार से ट्रंप ने डील किया है और हम देख रहे हैं कि आज नेटो भी तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान में उतरा नहीं वो अमेरिका के साथ मिलकर। ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, ईरान के पास परमाणु हथियार मंजूर नहीं, ट्रंप कह रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का ट्रंप को जवाब, यूरेनियम का भंडार देश से बाहर नहीं जाएगा। अब यह समझना होगा कि होगा क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार मंजूर नहीं हो सकते। मेन सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने जवाब दिया है और कहा है कि यूरेनियम का भंडार देश से बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल यही फंस जाता है कि आखिरकार फिर होगा क्या। एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, हम तो ग्राफिक्स प्ले करते हैं तो डिटेल से आपको जानकारी दे देते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। कहां फंसी ईरान अमेरिका की बातचीत, समझना होगा। परमाणु हथियारों को लेकर दोनों आमने सामने हैं। एनरिच्ड यूरेनियम मांग रहा है अमेरिका। ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है जो 60% तक इनरीच किया हुआ है और यूरेनियम को लेकर सख्त है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को मुस्तफा खामनेई का जवाब भी मिल चुका है कि ईरान से बाहर यूरेनियम जाएगा नहीं। तीन बड़े अहम पॉइंट हैं जहां पर पूरी बातचीत फंसी हुई है। यूरेनियम एक ऐसा पॉइंट, परमाणु हथियार यूरेनियम, दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और तीसरा जो है जो संपत्तियां ईरान की फ्रीज की गई हैं उसको अनफ्रीज करने की मांग। दो पॉइंट मुझे लगता है कि दो पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो यूरेनियम वाला इशू है, ये रिजॉल्व होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बातचीत चल रही है, पर्दे के पीछे के कुछ हो रहा है। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। कमोडोर DS सोडी सर हमारे साथ लगातार बने हैं, डॉक्टर महेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, यूरेनियम को लेकर ये जो तकरार है और पहली बार हम देख रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई की तरफ से भी स्टेटमेंट दी गई कि हम देश के बाहर यूरेनियम नहीं जाएगा क्योंकि ये ईरान की इज्जत और साख का सवाल है। दूसरी तरफ हम ट्रंप को देख रहे हैं पिछले 2 महीने से लगातार, तो एक स्टेटमेंट उनकी ये परमानेंट है कि ईरान के पास यूरेनियम नहीं हो सकता है, उसको हम परमाणु हथियार बनाने की परमिशन किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। अब अगर खामनेई की स्टेटमेंट के बाद किस तरफ दोनों देशों का ये जो अब
जंग थी या सीज फायर था, उसको हम जाता हुआ देख सकते हैं? राजेश जी, देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, तो जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उस टाइम अमेरिका ने जो अपने दो ऑब्जेक्टिव रखे थे, उसमें पहला ये था कि रजीम चेंज करना है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ताकि ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। तो पहला जो उनका एम था, उसमें उन्होंने रजीम चेंज तो नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी लीडर्स थे जिनको उन्होंने वहाँ पे एसेस मार गिराया था। जहाँ तक न्यूक्लियर इशू का सवाल है, ये अभी तक चल ही रहा है, और अमेरिका जो है वो कह रहा है कि वो किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करने देंगे। ईरान कह रहा है कि उनका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक सिविल यूज के लिए है, पावर जनरेशन के लिए है, वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। देखिए, अगर ईरान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो इसराइल के ऊपर होने वाला है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान ने बना लिया तो ये थ्रेट इसराइल के लिए है। अमेरिका हर कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़ा पाए, जी। और इसके लिए ट्रम्प साहब जो है उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखा के रखी है। ईरान ने भी अभी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनके पास एनरिच यूरेनियम है 400 किलो, वो देश से बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो स्टेलमेट बना हुआ है ये काफी महीनों से बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई दोनों देशों के बीच में मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जल्दी सहमति होगी कि ये क्या एक्शन इसके ऊपर लिया जाएगा। ठीक इसी सर। तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो भी एक कन्फ्लिक्ट एरिया बना हुआ है। तो ये दोनों जो हमारी स्थितियां बनी हुई हैं ये बड़ी डिफिकल्ट हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सीज फायर तो अभी चल रहा है, लेकिन उस सीज फायर के साथ अब देखिए जो बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो इकोनॉमिक स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ अभी गया। पड़ा हुआ है। भारत में भी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ हमको स्टेप्स कहा है करने के लिए, जिसकी वजह से हम देखिए ये जो स्थिति बनी हुई है उसके उसको लेते हुए हम ये प्रिकॉशंस लें। तो ये ठीक। हर कंट्री में ये स्थिति बनी हुई है अभी, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि इन दो इश्यूज के ऊपर जल्दी कोई समझौता हो जाए, और ये सीज फायर चलता रहेगा। ठीक है सर। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो सफर करेंगी। ओके, मैं डॉक्टर महेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। दो और पॉइंट हैं जिस पर मुझे आपसे समझना है। एक, दो बड़े अहम घटनाक्रम हैं। एक, मुल्ला मुनीर का, यानी कि फील्ड मार्शल मुनीर का ईरान का दौरा माना जा रहा है कि वो जल्द ही ईरान के दौरे पे जा सकते हैं, और एक अंतिम मैसेज जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान को दे सकते हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। किस तरफ ये ईरान और अमेरिका की कन्फ्लिक्ट को जाता हुआ हम देख रहे हैं? क्या वाकई में एक युद्ध विराम हो जाएगा, जंग खत्म हो सकती है, या फिर हम देख रहे हैं कि दोनों देश अपनी तैयारियां कर रहे हैं और ये जंग अब जो होगी वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारी आर्थिक नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है, जी। अब वो ट्रम्प जो है इस जंग को जारी नहीं रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनके ऊपर एक बड़ा दबाव जो है इजराइल का है, इजरायली लॉबी का है, जो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। और खासकर उनका उद्देश्य है कि ईरान द्वारा एक इस्लामिक परमाणु बम न ईरान बना सके। जी। तो मुझे लगता है कि हाँ, कोशिश की जा रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से इस पूरे नाकाबंदी से आप कहें तो चीन, अगर देखें चीन की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, चीन निश्चित रूप से बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो है जो तेल का जो निर्यात होता है वो चीन ठीक है। पर हो रहा था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका के कुछ और कारण हैं, वहीं चीन भी ये चाहता है कि किसी भी स्थिति में ये अब युद्ध और आगे न चले। लेकिन जरूरी ये है कि अब जल्द से जल्द कोई समझौता हो जाए। ओके। अभी जो आपने चर्चा की कि अब ऐसी मजबूत स्थिति में मैं मानता हूं कि ईरान इतने दिनों तक टिका रहा, और जिस प्रकार से अमेरिका के सामने वो अमेरिका पूरी तरीके से उसको तबाह कर पाने में विफल रहा, जैसा उसने तमाम अन्य देशों के साथ किया हो, ईरान से, इराक से लेके
वो कर पाने में तो ऐसी मजबूत स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ईरान जो है अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उससे समझौता करेगा। तो ये अजीब विकट स्थिति है। और सबसे जो विकट स्थिति है कि पाकिस्तान जो किसी भी स्थिति में चाहे वो ईरान पे या अमेरिका पे कोई बीच का रास्ता निकालने में दबाव डालने की स्थिति में नहीं है, उसकी ठीक है। कमजोर स्थिति है। और यही वजह है कि चीन को उसमें आना पड़ रहा है कि दोनों दोनों पक्ष जो है किस बात पे एग्री करें। जो गिव एंड टेक होता है वो मध्यस्थता की जो कर रहा होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका, होती है मैं बस कि इसी पे एक जो सवाल मिडिल और आपसे पाथ लेना कहाँ से चाहता लाया था जाए। डॉक्टर तो मुझे मिंदर जी। लगता है कि वो कर पाने में पाकिस्तान असफल रहा है, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ जिसका जवाब चाहिए होगा, क्योंकि सऊदी के साथ पाकिस्तान का पैक्ट और वहाँ पे इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने 8,000 जवानों को तैनात किया है, कुछ अपने फाइटर जेट के स्क्वाड्रन्स भेजे हैं। दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि ईरान और चीन के तेल के लिए उसने अपनी जो ज़मीनी सीमा है उसको खोल दिया है। वहाँ से जो तेल के टैंकर जो हैं वो चाइना की तरफ तेल लेकर जा रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के रोल को कैसे हम देख सकते हैं? छोटा सा जवाब मुझे चाहिए होगा सर। डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र जी, आवाज आई आप तक? अच्छा मुझसे पूछ जी रहे हैं जी बिल्कुल सर, हाँ, आपसे। निश्चित रूप से देखिए देखिए पाकिस्तान जो है वो आप कहें कि पड़ोसी देश है ईरान का। और पाकिस्तान की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है या हो रही है क्योंकि आज उसके ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल मुनीर के ट्रंप के साथ बेहतर संबंध है। वहीं पाकिस्तान के चीन के साथ भी बेहतर संबंध है। तो ऐसे में एक निश्चित रूप से पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन वो भूमिका आप कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो भूमिका सिर्फ संदेश वाहक की होके रह गई है, बल्कि न कि एक मीडिएटर की, एक मध्यस्थता करने वाले देश की जो खुद दोनों पक्षों पे दबाव बना सके। तो पाकिस्तान आज जो है यही कार्य कर रहा है कि ट्रंप के संदेश को या चीन के संदेश को ईरान तक पहुंचा रहा है और उनके संदेश को चीन और जो है अमेरिका तक पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि इतने दिनों के बावजूद अभी किसी भी आप कहें कि समझौते की जो आशा है वो दिखाई नहीं दे हो रही पाई। है। ठीक है और सर। ये बड़ी चुनौती है क्योंकि ये जितना ही ये तनाव लंबा खिंचेगा उतना ही जो है वैश्विक समुदाय के लिए, आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वो आप कहें कि कष्टकारी होगा। और पूरी और अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी के दौर से जो है गुजर रही है, उसकी स्थिति ठीक है, और खराब ठीक है होगी। डॉक्टर साहब, चलिए मैं लौटता हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। भारत के दौरे पे आ रहे हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो। 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे मार्को रूबियो। भारत में होने जा रही है क्वेड देशों की अहम मीटिंग। चीन के झटके के बाद अमेरिका को याद आया क्वेड। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के दौरे पे आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे मार्को रूबियो। भारत में होने जा रही है क्वेड देशों की अहम मीटिंग। चीन के झटके के बाद अमेरिका को क्या क्वेड याद आया है, इसको समझना होगा। एक्सपर्ट से आगे समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से जानकारी आपको दे दें, फिर एक्सपर्ट के पास जाना सही रहेगा। भारत क्यों आ रहे हैं मार्को रूबियो, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। 3 दिन के दौरे पे भारत आ रहे हैं। क्वेड में फिर जान डालने की क्या तैयारी है? चीन ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। रूस चीन भारत से टेंशन, रूस चीन भारत तीनों अगर RIC बन जाता है तो उससे अमेरिका टेंशन में आ रहा है, क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत तेज हैं कि पुतिन अब भारत आने वाले हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। भारत अमेरिका के रिश्ते निचले स्तर पे हैं। क्वेड को लेकर जापान का बड़ा ऐलान। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर बात होगी इस बार। चीन की बढ़ती आक्रामकता पर रणनीति बनाई जाएगी जो क्वेड की बैठक होने जा रही है। समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन सुरक्षित रखी जाएगी। टेक्नोलॉजी, AI और साइबर पर जो है क्वेड देश आपस में सहयोग करेंगे। एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। कमोडोर DSOD सर, थोड़ा समझाइए। 2 महीने पहले क्वेड की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी,
और बीच में ऐसे भी लगने लगा था कि क्वेड वेंटिलेटर पे है और शायद ना जाने कब दम इसका निकल जाए, लेकिन अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हैं, चाइना के बाद मार्क रूबियो भारत आते हैं और क्वेड को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। कौन सा ऐसा झटका बीजिंग में लगा कि ट्रंप को क्वेड याद आ गया सर? राजेश जी, देखिए, जहाँ तक भारत का और अमेरिका का सवाल है, हमारी जो रिलेशनशिप थी इसमें काफी खटास पैदा हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दी थी, पहले टैरिफ के ऊपर लेके हमारे ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए थे, जी और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, साथ ही साथ वो बार बार जो स्टेटमेंट दे रहे थे, उससे भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर उसमें काफी खटास आ चुकी थी। उसके बाद जब ट्रम्प साहब चाइना गए तो सब ये सोच रहे थे कि उनकी जो मीटिंग चाइना में होगी उसमें से ये जो कन्फ्लिक्ट है इसके बारे में कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल के आएगा या कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। वो भी नहीं हुआ, और चाइना ने जिस तरीके से ट्रम्प साहब को वहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रीट किया है, वो एक झटका था ट्रम्प के लिए भी। तो अब उन्होंने, देखिए, ये समझा होगा कि उनके लिए जो क्वाड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक फोरम थी, जिसके लिए वो इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं और बाकी इश्यूज हैं जहाँ पे चाइना का जो कंट्रोल है उसको जितना कम हो वो किया जाए। तो इसको उन्होंने समझ के अब पार्टिसिपेट करने के लिए क्वाड में वो आ रहे हैं, और इस मीटिंग में जनरली यही डिस्कशंस होगी। बेसिक उनका यही है कि किसी तरीके से चाइना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो ये बेसिक इशू है जिसको अमेरिका अभी समझ रहा है, और इसके लिए वो उस मीटिंग में आके अपने जो विचार है वो आगे रखेंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर महेंद्र जी आपके पास भी आना चाहूँगा, लेकिन पहले एक सर से एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं। कमोडोर डीएसओडी सर, कितना ट्रस्ट भारत अमेरिका पे कर सकता है? जिस प्रकार की बयानबाजी अमेरिका की तरफ से की गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई भारत को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिस प्रकार से इंडियंस को उन्होंने भेजा, बाकी किसी देश के नागरिकों को शायद नहीं भेजा जिस प्रकार से इंडियंस को उन्होंने भेजा, हम कितना ट्रस्ट अमेरिका पर कर सकते हैं सर मौजूदा वक्त में? राजेश जी, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से अमेरिका का बिहेवियर रहा है भारत की तरफ, जब आपने देखा था कि हमारे कई जो नागरिक वहां पे थे उनको किस तरीके से यहाँ भेजा गया था चेन करके, साथ ही साथ टेरर की बात हुई, उसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बिल्कुल। स्टेटमेंट दी थी, और बार बार वो कई ऐसी स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई हैं जो कोई हेल्थी स्टेटमेंट नहीं थी। तो इससे हमारी जो डिप्लोमेसी थी इसको एक झटका तो लगा हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में जो है, लेकिन भारत ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया है। ये कहना जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि भारत को कितना ट्रस्ट करना चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल रिप्लाई है, क्योंकि आप देखिए ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हर दिन बिल्कुल। दिन में ही कितनी बार बदल जाती हैं। तो ट्रस्ट करने की जहाँ तक बात है, उसको ये कहना कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको हर एक स्टेप जो है उसको बड़ा फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र जी, एक स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की नहीं बदली है पिछले एक साल में, वो है असीम मुनीर की तारीफ। माय फेवरेट जर्नल से लेके कई कसीदे उन्होंने असीम मुनीर की तारीफ में पढ़े हैं, और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को लेकर अक्सर जब भी उनके मुंह से कुछ निकलता है तो तारीफ ही निकलती है। पाकिस्तान की तारीफ राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो की भारत की विजिट, इसको हम कैसे देख सकते हैं? एशिया में कौन सी रणनीति को, अपने हितों को अमेरिका साधने की कोशिश में लगा है? डॉक्टर महेंद्र जी। देखिए, हम आज जो है एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, अत्यंत विभाजित जो है विश्व में हम रह रहे हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि राष्ट्र हितों को ज्यादा महत्वता दी जा रही है, बजाय कि एक लॉन्ग टर्म जो है फ्रेंडशिप जो पहले उदारवादी व्यवस्था में होती थी, उस पे अब केवल एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप हो रही है। तो ऐसे में कि विश्वास करना अविश्वास करना इसका प्रश्न नहीं उठता है ओके। सभी देशों से। और अमेरिका अब अगर हम बात करें ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी की बात करें भारत के संदर्भ में, तो मैं साफ कहूंगा बहुत ही होस्टाइल रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को एक अलग जो है महत्वता दी है, और वहीं दूसरी तरफ
भारत के संबंध में, चाहे टैरिफ हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, जो है अत्यंत आप हैं कि जो है आपत्तिजनक बयान दिए हैं राष्ट्रपति ट्रंप खुद ने। तो ऐसे में हाँ, लेकिन कूटनीति जारी रहती है और मुझे लगता है कि जो भी बदलती वैश्विक परिस्थिति है, खासकर दो फ्रंट पे अमेरिका आज फंसा हुआ है। जी, एक रूस यूक्रेन जो है फ्रंट पे, और अब जो है यहाँ पे ईरान के ईरान साथ। के फ्रंट पे, और उसकी इस वजह से आर्थिक स्थिति काफी खराब है। जो ट्रम्प का जो मागा कार्ड है, उसको लेके जो एक उनकी पब्लिक ओपिनियन उनके पक्ष में थी, उसमें भी भारी कमी दिखाई दे रही है। तो तमाम ये जो बदलते जो है परिस्थिति है, उसने अमेरिका को वापस मजबूर कर दिया। ठीक वैसे जैसे हम, भारत भी एक समय था, भारत खुद चीन के पास गया ठीक है। और तमाम आपत्तियों के बावजूद। तो ऐसे में आज एक नए प्रकार की जो वैश्विक व्यवस्था है, जो विभाजित वैश्विक व्यवस्था है, जिसमें उसमें हम जी जो बस एक आखिरी सवाल, मुलाकातें क्योंकि या वक्त थोड़ा सा कूटनीति कम जो रह है गया है। किसी, डॉक्टर महेंद्र जी, बस आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए। G7 की समिट फ्रांस में, प्रधानमंत्री मोदी को मैक्रों का न्योता और डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर होंगे, कोई मुलाकात की संभावना देख रहे हैं सर? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शायद ही कोई मुलाकात हुई हो। शायद पिछले साल फरवरी में कोई मुलाकात हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है। डॉक्टर महेंद्र जी, जल्दी से कमेंट। हाँ देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी चाहेंगे और जो है राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच मुलाकात हो। और अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा ये साफ संदेश देती है कि जो एकदम से रिश्ते कहीं आप कहें तनावपूर्ण स्थिति में चले गए थे, उसको अब चलिए, वापस जो है जो नॉर्मलाइजेशन डीरेल हो गए थे की उसे दिशा पटरी में पर दोनों लाने देश की कोशिश कोशिश कह करेंगे। सकते हैं मुझे कि लगता मार्को है रूबियो करते मुलाकात हुए जो नजर है आएंगे। ठीक है सर, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडो DS सोडी सर आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र जी आपका भी, मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।